नमस्कार, आपका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है आधुनिक विश्व का उदय। ये एक वीडियो सीरीज है जिसके अंदर हम आधुनिक विश्व के उदय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं या परिवर्तन शामिल हैं, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज जो हमारा चर्चा का विषय इसके अंदर वो है आधुनिक विश्व के उदय की जो पृष्ठभूमि है या आधार है वो क्या है। आज हम आधुनिक विश्व के उदय की भूमिका के ऊपर चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें हम जानेंगे कि कैसे आधुनिक काल का विकास हुआ, कैसे आधुनिक विश्व का उदय हुआ। मतलब मध्यकाल से आधुनिक काल में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब इतिहास को समझने के लिए हमने इसको प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित किया है। आमतौर पर या सामान्य रूप में प्राचीन से मतलब पुराना, मध्य का मतलब बीच का और आधुनिक का मतलब जो है जो चल रहा है, इससे लिया जाता है। विभाजन का यह तरीका है कि जो पहला है प्राचीन है वो प्राचीन काल यानी पुराना है जो, और जो बीच का है यानी जो चल रहा है, और पुराने के बीच का जो है वो मध्यकाल है। परंतु जो ये विभाजन है ये इतिहास की जो समझदारी है उसको मजबूत नहीं करता है। हमारा पर्पज जो है इतिहास को समझना है, इतिहास की समझदारी को गहरा करना है। इसलिए जो ये तीनों युग हैं, तीनों की अपनी अपनी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। हमने उसी को समझना है। वैसे तो आजकल उत्तर आधुनिकता की बात भी हो रही है जिसके ऊपर हम जो है हम अलग कभी हम चर्चा करेंगे। और हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम प्राचीन काल से ही शुरू करते हैं। प्राचीन काल क्या चीज है? ये गोत्र और रक्त संबंधों पर आधारित मानव समुदाय, मानव समूह था जिसे हम कबीला कहते हैं। खेती अभी शुरुआती अवस्था में है या अभी शुरू नहीं हुई है। मानव जो है अपने निर्वाह के लिए या उसके जो निर्वाह के साधन है उसमें शिकार है, पशुपालन है या भोजन का संग्रह करना, भोजन को इकट्ठा करके लाना है। धार्मिक विश्वास एनिमिज्म के स्तर के हैं। इस पॉइंट को आप समझना जरा। एनिमिज्म जो है एनिमो से बना है। अब एनिमो का मतलब होता है आत्मा, यानी उस समय का जो मानव है वो हर चीज में आत्मा को मानता है। वो वस्तु निर्जीव है या सजीव है या कोई घटना है जिसे प्रकृति कर रही है या जिसको मानव कर रहा है, जिसमें जन्म मरण, बीमारी, बरसात, सूर्य, चंद्रमा, तारे, रात और दिन, ये सब कुछ जो कुछ भी कर रहा है ये कोई आत्मा कर रही है। ये विचार उस समय के मानव में आ चुके थे। अब जो धर्म है या जो राज्य है उसका कोई संगठित रूप नहीं था। अभी अधिशेष नहीं है। अधिशेष की चर्चा हम बाद में विस्तार से करेंगे। लेकिन जो कुछ भी संग्रह किया जाता है या उत्पादित किया जाता था, वो जो समूह है या जो मानव समुदाय है वो उसको उपभोग कर लेता था। जरूरतें कम थी, उत्पादन के तरीके और साधन जो है अभी शुरुआती स्तर के हैं या पिछड़े हुए हैं, मध्यकाल। अब इसमें क्या है? अंधविश्वासों की चक्कर है। जो आपसी संबंध है वो श्रद्धा और वफा के आधार पर है। धर्म एक शेप ले चुका है। अब धर्म के प्रति श्रद्धा है और राजा और सामंत के प्रति वफादारी है। मतलब राजतंत्र है। देवीय शक्ति पर विश्वास मजबूत था। अब मानव का जो उद्देश्य है वो परलोक सुधारने के लिए है। वस्तु विनिमय पर आधारित अर्थव्यवस्था है। जो भूमि कर है या लगान है वो उपज के रूप में ही है। यातायात और संचार के साधन अभी पिछड़े हुए हैं, वो ज्यादा विकसित नहीं है। ज्यादा विकसित ना होने की वजह से जो है मानव की दुनिया छोटी है, एक क्षेत्र में जो है वो सिमटी हुई है। इसलिए
मध्यकाल में क्षेत्रीयता भी है। अब हम यूरोप की बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आधुनिक जो विश्व का उदय है या जो आधुनिक काल का जो उदय है, इसकी सबसे प्रभावशाली जो प्रवृत्तियां हैं वो हमारे को शुरुआत इनकी यूरोप से ही दिखाई देती है। अब पश्चिमी यूरोप से, वहां पर सामंतवाद है और संगठित धर्म है। अब इन्हीं के आधार पर जो है उस समय के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक संगठन जो है वो उभरे हुए थे, बने हुए थे। विभाजन का जो आधार है वो रोमन साम्राज्य और पुनर्जागरण को भी लिया जाता है। यूरोप के अंदर जो रोमन साम्राज्य है उसको श्रेष्ठ और विशिष्ट काल कहा जाता रहा है। पुनर्जागरण, फिर से जागरण। अब ये दोनों कालों के बीच में, यानी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, यानी रोमन काल साम्राज्य जो है वो श्रेष्ठ काल है, उसका पतन हो गया तो अंधकार का काल आ गया, अंधकार का युग आ गया। और ये कब तक रहा? जब तक पुनर्जागरण नहीं हुआ, फिर से जागा नहीं गया। तो ये भी समय का एक विभाजन है। रोमन साम्राज्य जो है आप उसको प्राचीन काल में रखें, और पुनर्जागरण से जो है वो आधुनिक काल की शुरुआत होती है। तो इनके बीच का जो समय है इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये मध्यकाल है। तो आधुनिक काल क्या है? आधुनिक काल में उत्पादन जो है वो बाजार के लिए, मुद्रा प्रणाली की एक व्यवस्था आ चुकी है, वस्तु विनिमय नहीं है। अब जो कर है वो उपज के रूप में नहीं है, कैश है, नगद दिए जा रहे हैं, मुद्रा के रूप में दिए जा रहे हैं। यातायात और संचार के साधन जो हैं उन्नत हैं। विश्व के दूर दूर के इलाकों तक भी जो है वो मानव यात्रा कर रहा है। व्यापार की व्यवस्था है, स्थायी बाजार है, जैसे आजकल। मध्यकाल में जो बाजार है वो मेलों के रूप में होता था। मेले जो है धार्मिक और आर्थिक उद्देश्य दोनों पूरा करते थे। लेकिन आधुनिक काल में बाजार परमानेंट है, कभी भी आप बाजार जाकर सामान खरीद बेच सकते हैं। भूमंडलीकरण है, क्योंकि यातायात का साधन उन्नत है, विश्व के किसी भी हिस्से में जाया जा सकता है, माल को पहुंचाया जा सकता है, वहां से माल को मंगवाया जा सकता है। लोकतंत्र है, पूंजीवाद है। मध्यकाल में क्या था? राजतंत्र, सामंतवाद। यहां पे क्या है? लोकतंत्र और पूंजीवाद। धर्म को चुनौती दी जा रही है। मध्यकाल में धर्म में मानव जकड़ा हुआ है, और आधुनिक काल में धर्म को चुनौती दी जा रही है। अब आधुनिक काल की आधारभूत विशेषता क्या है? तर्क, प्रयोगवाद, मानववाद, सौंदर्य की प्रशंसा। इस लोक को समझने और सुधारने पर बल। इसको हम आगे विस्तार से करेंगे वीडियो सीरीज के अगले हिस्सों में। तो ये आधुनिक काल की मुख्य विशेषता है। अगर इसको मध्यकाल से इसकी तुलना करें तो मध्यकाल में क्या है? तर्क के स्थान पर अंधविश्वास है, प्रयोगवाद के स्थान पर श्रद्धा है, आस्था है, वफादारी है। मानववाद के स्थान पर क्या है? वहां पर देवीय योजना है। इस लोक को नहीं समझना है, परलोक को समझना है, और परलोक को सुधारने पर ही बल है। मध्यकाल है। और हमने यही समझना है कि मानव जो है, ये जो नया मानव, जो आधुनिक काल का मानव है, ये कैसे बना। मध्यकाल से परिवर्तित होकर ये नया मानव, आधुनिक काल का मानव कैसे बना, यही आधुनिक काल को हमने समझना है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन आए। आप के मन में जो कोई प्रश्न है या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, या जैसा आप महसूस कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें। यहां पर जो हमारा उद्देश्य है वो परिवर्तन को समझना है। वैसे भी इतिहास का मतलब ही परिवर्तन को समझना होता है। अब परिवर्तन हमें कहां दिखाई देते हैं? परिवर्तन हमें घटनाओं के रूप में दिखाई देते हैं, और जब हम इन घटनाओं को क्रम में रखते हैं तो हमें एक प्रक्रिया के रूप में दिखाई देते हैं, यानी एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ। परिवर्तन के 3 चरण होते हैं। एक परिवर्तन का आधार होता है, पृष्ठभूमि होती है।
दूसरा, परिवर्तन को गति देने में सहायता करने वाले, जिनको उत्प्रेरक, प्रेरक या प्रोत्साहक बोल रहे हैं। तीसरे, परिवर्तन का परिणाम, जो हमें घटना के रूप में दिखाई देता है। आओ पहले हम समाज के आधार को समझते हैं, उसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। मानव समाज में परिवर्तन का आधार क्या होता है, यानी जो समाज का में जो परिवर्तन है उसकी पृष्ठभूमि क्या है। समाज में परिवर्तन का मुख्य आधार या जो पृष्ठभूमि है वो उत्पादन के साधन है, जिनकी सहायता से मानव उत्पादन करता है, अपनी एक्टिविटी करता है। यातायात और संचार के साधन, जिनकी सहायता से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद जाता है या सामान को भेजता है या संदेश भेजता है। मानव की जो गतिविधि है वो इन्हीं की सहायता से होती है। हमें इतिहास में जाने की जरूरत नहीं, आप खुद अपने आसपास देखें, खुद अपनी गतिविधियों को देखें। हम किसी साधन की सहायता से गतिविधि करते हैं। वो साधन चाहे वो मशीन है, औजार है, यातायात के साधन है, संचार के साधन है। अब मानव की जो कुशलता है और दक्षता है वो भी इन्हीं पर निर्भर करती है। जब भी आपने किसी समाज को, किसी काल को समझना हो तो आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढें कि उत्पादन कैसे हो रहा है, सूचना कैसे भेजी जा रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाया जा रहा है। जब आप इन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढेंगे, उससे उस समाज काल की तस्वीर आपके सामने अपने आप स्पष्ट होने लगेगी। उदाहरण के लिए, जैसे खेती करना, मानव हजारों सालों से खेती कर रहा है, खेत में गेहूं, चावल यानी अनाज कुछ भी पैदा कर रहा है। अब हमें पहचानना है कि वह उत्पादन कैसे कर रहा है। औजारों को खुद खींच रहा है, बैल खींच रहे हैं या इंजन, ट्रैक्टर खींच रहा है। प्रत्येक दशा में खेती ही हो रही है, परंतु खेती करने वाला मानव और उसका समाज अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उत्पादन करने के साधन और तरीके क्या हैं? अलग अलग हैं। उत्पादन के साधन बदलने से मानव की जो दक्षता है, कुशलता जो है, वो भी अलग अलग हो जाती है। आप एग्जांपल लें, आइंस्टीन एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, लेकिन उसके पास मोबाइल चलाने की दक्षता नहीं थी। वह मोबाइल चलाना नहीं जानता था। ऐसा क्यों था? उस समय के किसी भी व्यक्ति में मोबाइल चलाने की दक्षता नहीं थी, क्योंकि उस समय ये चीजें थी नहीं। उस समय के मानव के पास जब ये चीजें है ही नहीं तो वो दक्षता में उसकी शामिल हो ही नहीं सकती। तो इसलिए जैसे जैसे उसके साधन और तरीके बदलते हैं तो मानव की दक्षता और कुशलता भी बदल जाती है, नया मानव जो है बन जाता है। इसके लिए जो है आप यातायात और संचार के साधनों के उदाहरण भी ले लो। अब जिसमें विकास से क्या होगा, उसकी दूरी तय करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अगर ये साधन तेज है तो वो कम समय में ज्यादा दूरी तय कर सकता है। अगर ये साधन धीमे हैं तो दूरी तय करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उसी के आधार पर उसके मानव की चेतना होगी, उसका विश्व को देखने का दृष्टिकोण जो है वो इन्हीं पर निर्भर करता है। मानव की जरूरतें और उनको पूरा करने के तरीके भी उन्हीं पर निर्भर करते हैं। अब मानव जो है नए नए आविष्कार और खोजें करता रहता है। इन्हीं की सहायता से मानव जो है अपने समाज का निर्माण करता है और उसी के आधार पर मानव का दर्शन होता है। ये मानव समाज की पृष्ठभूमि है, परिवर्तनों की पृष्ठभूमि है, उसका आधार है। आइए कुछ प्रश्नों के साथ विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कैसे मध्यकाल से आधुनिक काल का विकास हुआ? यह सब कैसे हुआ? कौन सी घटनाओं ने इन परिवर्तनों में भाग लिया? सामंतवाद क्या होता है, इसका पतन कैसे हुआ? भौगोलिक खोजों से व्यापार में कैसे वृद्धि हुई? बढ़ते हुए व्यापार ने कैसे राजतंत्र के स्वरूप को सामंतीय से राष्ट्र राज्य में बदल दिया? नया विश्व दृष्टिकोण, नई व्यवस्था, नई दुनिया, नया मानव कैसे बना? इस काल में
वैज्ञानिक खोजें हुई, जिससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ। दो चीजें, एक वैज्ञानिक खोज और दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कर रहे हैं, नए विचारों को ग्रहण करने की भावना या आधार दे रहा है। अब दोनों वैज्ञानिक खोज और वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक दूसरे को आगे बढ़ाते चले गए। अब एक और आधार को समझ लेते हैं, वह है अतिरिक्त उत्पादन, अधिशेष। इसका मतलब होता है जब कोई समुदाय समूह अपने निर्वाह की जरूरतों से ज्यादा उत्पादन करता है, तो ज्यादा उत्पादन जो है उसे हम क्या बोल रहे हैं, अतिरिक्त उत्पादन। ये अतिरिक्त उत्पादन नए समाज की परिस्थिति पैदा करता है, नई परिस्थितियां पैदा करता है, जिसमें वस्तु विनिमय हो सकता है। मतलब अगर एक समुदाय के पास अतिरिक्त को पैदा किया है, उदाहरण के लिए वो उसके पास ऊन है, तो वो ऊन देकर दूसरे समुदाय से उनकी जो अतिरिक्त चीज है वो ले सकता है। ये एक विनिमय का तरीका बन गया। अब जैसे जैसे ये अतिरिक्त उत्पादन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे समाज की जो संरचना है, बनावट है, उसकी जो आर्थिक संबंध है वो बदलते जाते हैं। ये हम सारे इसके अंदर देखेंगे। अब इसका मतलब ये क्या हुआ कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में जो अंतर है, वो उत्पादन के जो साधन हैं उनके स्तरों में अंतर है। आज हमने मानव समाज के अंदर जो परिवर्तन है उसके आधार, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी भूमिका को समझा है यहाँ पर। अगली वीडियो के अंदर हम इस चर्चा को और बढ़ाएंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।